प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट्स के PYQ और जो क्लास में क्वेश्चंस कराएं, और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे प्रैक्टिस वीडियोस देखे थे, बायजूस एग्जाम प्रेप के काफ़ी वीडियोस देखे थे, और टेस्ट सीरीज में मतलब मैंने थोड़े ज़्यादा टेस्ट लगाए। सिग्नल्स जो है ना वो नेटवर्क में खासकर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, लेकिन नेटवर्क में जब आप फोरियर सीरीज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, AC वगैरह में ना, वो चीज़ें समझना काफ़ी ज़रूरी है। और एक चीज़ ये है कि फॉर्मूलाज के पीछे ना भागते हुए कंसेप्ट्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hello guys, welcome to Byju's Exam Prep Spotlight, and once again in this show we have a grand success story. Yes, today I have Bharat Raheja, who comes from Gwalior and has secured all India rank 6 in the GATE 2023 examination from Electronics and Communication Engineering, and also he attempted the GATE in 2022 when he was in the third year. That was his first attempt, and in that very first attempt he also was successful in getting all India rank 65. So yes guys, 2 successes, and let us now hear out from Bharat कि कैसे उसने इतनी मेहनत की, थर्ड ईयर में 65 रैंक, फाइनल ईयर में इवेंचुअली 6th रैंक, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वी कैन से। तो इस सक्सेस स्टोरी को पूरा समझते हैं। भरत, सबसे पहले एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी जबान में, कैसे बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, और क्या मोटिवेट किया आपको गेट प्रिपेयर करने के लिए? सर, आई एम भारत फ्रॉम ग्वालियर, और गेट का मेरा मोटिवेशन ये था कि एक जो मैं JEE में चांस छोड़ दिया था कि IIT जाने का और अपना पूरा एफर्ट देने का, वो मैं JEE में नहीं कर पाया था, इसलिए मेरा सबसे पहला मोटिवेशन तो वही था। और एक बार स्टार्ट हो गया तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। तो राइट। सो भरत, आपकी ऑल इंडिया रैंक 6 पे कितने मार्क्स आपने स्कोर किए? 79 सर। 79 आउट ऑफ 100। सो ग्रेट सक्सेस। तो इतनी 79 या 80 मार्क्स तक आने के लिए इट्स अ कॉम्बिनेशन, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस, तो सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया सबसे पहले कि आपके अंदर एक जिद थी कि आपको IIT जाना है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि वही एक ना एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए, तभी शायद हम उस लेवल तक मेहनत कर पाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 6th रैंक के साथ आप हर उस कॉलेज को चले जाएंगे जो आप चाहते हैं, वेदर इट इज PSU कॉलेज, या आपको डिसाइड करना है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि जर्नी की शुरुआत कब हुई, मतलब कौन से ईयर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया गेट के लिए सीरियसली? मैंने मतलब सेकंड ईयर में ही सोचा था कि जो सब्जेक्ट सेम में आते जा रहे हैं उन्हें कवर करने का, लेकिन वो उतना हो नहीं पाया। लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर खत्म हुआ, मैंने तब से ही ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था। ओके, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट सेकंड ईयर या उसके क्लोजर की तरफ से आपने स्टार्ट? सेकंड ईयर के क्लोजर की तरफ से ही मतलब डेडिकेटेडली स्टार्ट किया था, उसके पहले तो थोड़ा सा। तो कॉलेज का एटमॉस्फेयर उस समय कैसा था? सपोर्टिव था गेट के लिए? बाकी लोग भी तैयारी करते थे या केवल प्लेसमेंट वाला चीज सोचा रहता था? नहीं, मतलब ज्यादातर प्लेसमेंट का, लेकिन मेरे काफी फ्रेंड्स थे तो वो थोड़ा सा सपोर्टिव था। चलो ग्रेट। तो ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट होना चाहिए ना। द एटमॉस्फेयर शुड मैटर कि गेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। कई लोग डिमोटिवेट कर देते हैं कई बार लोग, बहुत ज्यादा है। तो इस प्रिपरेशन की जब आपने शुरुआत की तो सबसे पहले मतलब आपने कॉन्सेप्ट्स को जब देखा तो किस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को समझा? बिकॉज गेट इज प्योरली कॉन्सेप्चुअल, केवल फॉर्मूला वाला एग्जाम है ही नहीं। कई बार इस चक्कर में बच्चे पीछे रह जाते हैं कि मेहनत भी करते हैं बट दे डू फॉर्मूला बेस्ड एफर्ट एंड दैट इज नॉट बेस्ड। तो कॉन्सेप्ट आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किए, फंडामेंटल्स कैसे कॉन्कर किए? सर, पहले तो मतलब एक बार क्लास में लेक्चर्स देखने के बाद जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तब आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना जरूरी है। कि मतलब आप फॉर्मूला पढ़ा है, आपने फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन वो आप 4 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा है तो वो आपके साथ ज़्यादा टाइम तक रहता है, और जितनी बार आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो वो चीज़ और उतनी स्ट्रांग होती चली जाती है। चलो ग्रेट। तो कॉन्सेप्ट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कैसे कॉन्सेप्ट्स को, मतलब मोस्टली ऑनलाइन स्टडीज किया या बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स को रेफरेंस लिया? किस? सबसे पहले तो ऑनलाइन ही स्टडी किया था, और बट उसके बाद कुछ टॉपिक्स के लिए बुक्स भी रेफर करी थी मैंने, लाइक सिग्नल में ओपनएम थोड़ी बहुत रेफर करी थी। वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ओपनएम पढ़ ली तो ऑलमोस्ट सिग्नल्स काफी कुछ कॉन्कर हो जाता है। राइट। कॉन्सेप्ट्स पे होल्ड लाने के बाद ठीक है, प्रैक्टिस आपने कैसे किया? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट हो या कोई भी एग्जाम हो, प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो प्रैक्टिस आपने कहाँ से कैसे प्रैक्टिस किया? डिस्क्राइब योर जर्नी रिगार्डिंग टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट्स के PYQ और जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे प्रैक्टिस वीडियोस देखे थे, बायजूस एग्जाम प्रेप के काफ़ी वीडियोस देखे थे, और टेस्ट सीरीज में मतलब मैंने थोड़े ज़्यादा टेस्ट लगाए क्वेश्चंस की वजह से, क्योंकि उसमें कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जनरली। यही सब करा था सर। मतलब क्वेश्चंस तो आप जहां से करते जाओ उतना बेटर है।
राइट तो पीवाईक्यूज जो आपने बोला, तो देखो पीवाईक्यूज हम बात करें, क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट तो नहीं होते गेट में, बट स्टिल कितना इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज को, और कितने साल के लगभग कर लेने चाहिए पीवाईक्यूज हमें? पीवाईक्यूज तो मतलब कर ही लेने चाहिए, शुरू के थोड़े से इजी लगते हैं लेकिन मतलब पूरे ही कर लेने चाहिए, और उनसे होता क्या है ना, पता चल जाता है कि अपन को कितने लेवल तक पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और क्लियर हो जाता है कि फॉर्मूला बेस्ड का तो मतलब नहीं है, लेकिन उसमें से पता चल जाता है फिर भी कितना याद रखना है और कितना वहीं पे अपन को सोच के करना है, क्योंकि बहुत सारे ना प्रॉब्लम ओरिएंटेड, अप्रोच ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, रीडिजाइन न्यू डिजाइन क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो वहीं का वहीं क्वेश्चन बन जाता है। बट हाँ, कोई भी एग्जाम हो, भले क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हो, लेकिन गेट हो या कोई भी एग्जाम हो, कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं जिसपे क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर से वो पैटर्न्स आपको पता चल जाते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली लेवल तो पता चल ही जाता है। तो टेस्ट सीरीज की जो बात आप कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सोर्स था प्रैक्टिस के लिए, तो ऑलमोस्ट आपने कितने टेस्ट दिए होंगे, और क्या आपने सिर्फ मॉक टेस्ट दिए या सब्जेक्ट टेस्ट, टॉपिक टेस्ट? सर मैंने सारे टेस्ट दिए थे, मतलब सब टाइप के, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फिर मिक्स सब्जेक्ट वाइज भी, और फुल मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली दिए ही थे। लाइक मैं पहले थर्ड ईयर का बताऊं तो थर्ड ईयर में मैंने फुल मॉक अक्टूबर में स्टार्ट कर दिए थे, फिर एक दो ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाए, लेकिन जनवरी में 5-6 दिए थे, शुरू में कम ही दिए थे। लेकिन इस साल मेरा सिलेबस क्योंकि कवर हो चुका था, तो इसीलिए मैंने फुल मॉक टेस्ट तो जल्दी स्टार्ट कर दिए थे, आई गेस अगस्त या सितंबर से स्टार्ट कर दिए थे। और ओके हाँ, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस मतलब जितना जल्दी सिलेबस हो मॉक्स पे आ जाना चाहिए, जल्दी आ जाना और चाहिए। टॉपिक वाइज टेस्ट आप कब करते थे? इमीडिएटली टॉपिक करने के बाद या कुछ टाइम बाद? नहीं, ज्यादातर मैंने कुछ टाइम बाद करता था। लाइक मेरे को अभी कोई टॉपिक नहीं पढ़ा तो उसको हल्का सा पहले रिवाइज कर लिया खुद से, फिर उसका टेस्ट अटेम्प्ट करता था। ओके ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद आप टॉपिक कुछ टाइम के बाद, जिससे वो बनी रहे चीजें फिर। ठीक है हाँ, मतलब एक रिवीजन भी होता रहेगा। तो क्या आपने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स का कोई हेल्प लिया? क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए? हाँ, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि उसमें मेरे को ऐसा, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स के शुरू में बनाए, फिर मेरे को उससे ऐसा लग रहा था कि टाइम ज्यादा जा रहा है और क्लास में उतना समझ में नहीं आ पा रहा नोट्स की वजह से, तो इसीलिए मैंने फिर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं बनाए, फिर सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। राइट, तो इमीडिएटली सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद या हर क्लास के बाद बनाते थे? नहीं, सब्जेक्ट या टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, इमीडिएटली नहीं। राइट, और उन शॉर्ट नोट्स को आप कब रिवाइज करते थे? मतलब क्या लास्ट के 1 महीने या हर थोड़े टाइम में? नहीं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में तो करना ही पड़ता है। और उस बहाने शायद मुझे लगता है ना, सब्जेक्ट थोड़े टाइम में रिवाइज करना इजी भी होता है, मतलब आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स के बहाने कोई एक चैप्टर आपने आधा 1 घंटा भी ले लिया तो एक चैप्टर खत्म हो सकता है। राइट, अदरवाइज कॉम्प्रिहेंसिव नोट से जाओगे तो वो रिवीजन में उतना ही टाइम लग जाएगा जितना एक सब्जेक्ट आप पैरेलली पढ़ रहे हो, तो उतना टाइम होता नहीं है एटलीस्ट बिगनिंग टाइम में। राइट, तो चलिए, शॉर्ट नोट्स भी आपके पास थे, टेस्ट सीरीज भी आपने किया, लेकिन इन सब के बावजूद क्या भरत के लिए कोई भी ऐसा 1 या 2 सब्जेक्ट या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी जो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत देती थी आपको, और अगर ऐसा था तो उसको ओवरकम कैसे किया आपने? हाँ सर, कम्युनिकेशन सिस्टम था थर्ड ईयर में, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो गए थे लेकिन वो था जिसने काफी परेशान करा। ओके हाँ, तो फोर्थ ईयर में मेरा सबसे पहला टारगेट वही था, तो मैंने कम्युनिकेशन एक बार फिर से पूरा पढ़ा, बाकी कोई सब्जेक्ट तो रिवाइज करने थे, लेकिन कम्युनिकेशन बाकी एक्चुअली आप थर्ड से फाइनल ईयर जा रहे हो या आप कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट जा रहे हो, आपका अप्रोच यही होना चाहिए। ठीक है, ये मैसेज उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट ईयर गेट फिर से निकलने वाले हैं, भले वो फाइनल ईयर में लिखे या वो ड्रॉप आउट होकर लिखे, बट इफ यू आर प्लानिंग टू रीअपियर फॉर गेट एग्जामिनेशन, यू शुड थिंक कि व्हाट वर द एरियाज जो वीक थे, सबसे पहले उसको उठाओ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जो इनका कंफर्टेबल जोन होता है उसी में खेलते रहते हैं, मजा आता रहता है, बट हमें मजे के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, हमें प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, उसको रीस्टार्ट नहीं करनी है। राइट, तो हमें ना मतलब रैंक के लिए मेहनत करनी है, नॉट अपने फन के लिए कि यार नेटवर्क या उसमें ज्यादा मजा आ रहा है तो उसी में लगे रहनी है। ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो क्या आप फाइनल ईयर तक सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाए थे ऑलमोस्ट? हाँ, ऑलमोस्ट हो गए थे, मतलब हाँ सब्जेक्ट्स तो हो गए थे, मतलब ऐसे एक आध टॉपिक। देखो, एक आध टॉपिक तो रैंक 1 का भी छूटता ही होगा, हम मानते हैं। सो यू नो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे, ऑलमोस्ट हर सितंबर अक्टूबर में ना स्टूडेंट्स के ये क्वेरी मेरे पास आने लगते हैं, तो इस बार इसका आंसर आपसे सुन लेते हैं कि सर क्या हम 2 या 3 सब्जेक्ट छोड़ दें, अब टाइम कम बचा है, तो कोई स्टूडेंट अगर 2 या 3 सब्जेक्ट छोड़ेगा तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? मतलब 2 या 3 सब्जेक्ट छोड़ना तो बहुत ही ज्यादा वेटेज आपने छोड़ दिया, ऑलमोस्ट 25 to 30 मार्क्स आपने छोड़ दिया है अगर आपने 2 या 3 सब्जेक्ट छोड़ दिए। और मुझे लगता है तब आप टॉप 50 टॉप 100 में सोच भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी भी जो आपने पढ़ा है उसमें से आप 100% तो लाएंगे। हाँ, 100% एक्यूरेसी तो उनमें से भी नहीं आएगी। सो यू आर स्टडिंग ऑफ 70-75 मार्क्स, उसमें से शायद आप कहीं 60 मार्क्स 55 मार्क्स अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तब भी, सो देन डेफिनेटली यू आर नॉट द टॉप रैंकर। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन सितंबर अक्टूबर में नहीं आना चाहिए। अभी से आपके पास मैसेज आ गया है, भरत ने बोल दिया है कि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत वीक एरिया किसी सब्जेक्ट में स्टिल हो सकता है, बट दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने बोला कि आपका कम्युनिकेशन हर्डल था, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी अप्रोच ली कि फाइनल ईयर में सबसे पहले उसी को कॉन्कर किया और सिंगल डिजिट रैंक आप ले आए, तो सारे सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग थे। सो यू नो, कंसिस्टेंसी, क्या आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए? कभी फ्रस्ट्रेट हुए एग्जाम को लेके या एंजॉय करते रहे थ्रू आउट?
नहीं मतलब वैसे तो एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन ऐसा पॉइंट तो आएगा ही जब आप फ्रस्ट्रेट होंगे, और फ्रिक्वेंटली आएगा, ऐसे नहीं, मतलब हर 1-2 महीने में लगता ही था कि वही वही चीजें रिपीटेटिव हो रही हैं, फिर भी कई बार क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो वो थोड़ा सा लगता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए भरत का क्या सोल्यूशन होता था? फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए पहले तो थोड़ी देर उस चीज को हटा दो, जो नहीं बन रही है उसको हटा दो अभी, और थोड़ा कुछ और काम कर लो, या पढ़ना भी है तो कुछ और पढ़ लो, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा उस पे जाओ फ्री माइंड से, तो राइट। बन तो भरत थर्ड ईयर में 65 रैंक आ गई, और मुझे लगता है उससे भी आपको टॉप आईआईटीज मिल जाते हैं। हाँ, पीएसयू के शायद उतना ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि पीएसयू कई सारे पीएसयू इमीडिएट गेट स्कोर ही डिमांड करते हैं, बट आपका तो टारगेट आईआईटीज ही था, आपने शुरुआत में ये बोला। तो 65 रैंक के बाद आपको क्या लगा कि फिर से मेहनत करने के लिए मोटिवेशन कैसे आया? क्योंकि कई लोग लगते हैं कि यार सेटिस्फाइड हो गया जो होना था। हाँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही था कि मतलब और बेटर कर सकता हूँ मैं, और उसमें मजा भी आ रहा था, तो यही था। और मतलब कुछ टॉपिक्स जो ऐसे थे ना, जैसे कम्युनिकेशन था, तो वो नहीं हुआ था प्रिपेयर, तो मैं चाहता था कि एक बार पूरा प्रिपेयर हो जाए, फिर एक बार अच्छे से और अटेम्प्ट हो। चलिए बढ़िया। तो अब इस 6th रैंक के साथ भरत अपने आप को आगे कहाँ, किस कॉलेज की तरफ देखते हैं? क्या आपका ड्रीम कॉलेज है? कौन सा आईआईटी, आईआईएससी, व्हाट इज इट? सर, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बैंगलोर। चलिए, तो ये आपने भी डिसाइड नहीं किया? फर्स्ट कंसीडरेशंस यही दोनों है अभी। फर्स्ट यही है। और इसमें कोई ब्रांच आपने स्पेशलाइजेशन सोचा है? सर, वीएलएसआई मोस्ट प्रोबेबली, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, तो दोनों बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं डेफिनेटली। चलिए, बहुत अच्छा है। आईएससी का तो बारे में मैं आपको अलग से बता भी सकता हूँ कि हाउ द कल्चर इज, मतलब डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट वाइज आईआईटी बॉम्बे भी बहुत अच्छा है, मतलब दोनों ही जगह आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। सो भरत, इस प्रिपरेशन जर्नी में बायजूस एग्जाम प्रेप ने आपको किस तरीके से हेल्प किया? क्या क्या इनपुट्स आपको मिले यहाँ से? यस सर, बायजूस एग्जाम प्रेप की मेरे पास एक तो टेस्ट सीरीज थी जो कि बहुत ज़्यादा वर्थ इट थी, उसके मैंने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट दिए थे। और सर, यूट्यूब वीडियोस में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जब रिवाइज करने होते थे तो उसमें हेल्प की। जैसे आपका एक डीएफटी का सेशन था जिसमें कंप्लीट डीएफटी था 2.5 to 3 आवर्स में, तो वो बहुत हेल्पफुल था। और स्पेशल एप्टीट्यूड जैसा टॉपिक जो जनरली कम मिलता है, तो वो मेरे को आपके लेक्चर उस पर मिल गए थे। और आशु सर के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा सही थे, क्योंकि वो उन्होंने लेवल अप किया था काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क में, कंट्रोल में। और लास्ट ईयर का पेपर डिफिकल्ट था। इस ईयर चलो थोड़ा इजी आ गया, बट वी नेवर नो कैसा आएगा, तो आपको प्रिपेयर तो लेवल अप करके ही चलना ही चाहिए। राइट, करेक्ट है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। और डीएफटी जैसे आपने मेंशन किया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डीएफटी मतलब एक अच्छा क्वेश्चन वाला एरिया होता ही है। ऑलमोस्ट हर साल, कभी एक आध बार छूट जाए, ऑलमोस्ट हर बार डीएफटी से एक अच्छा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ ही जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही चाहिए रैंकर जोन में आने के लिए। इस बार भी डीटीएफएस से आया था, लेकिन वो डीएफटी का था, डीटीएफएस शायद मेंशन भी नहीं था। करेक्ट। और डीटीएफएस और डीएफटी में बहुत क्लोज कनेक्शन है, मतलब कॉन्सेप्चुअली दे आर डिफरेंट, बट अगर आपको डीएफटी आता है तो आप डीटीएफएस का हर क्वेश्चन लगा सकते हो उससे रिलेट करते हुए। तो ये कनेक्शंस, मतलब नॉट ओनली डीटीएफटी या डीएफएस, आपको ना सब्जेक्ट से कनेक्शंस भी करने आने चाहिए। नेटवर्क कंट्रोल कनेक्टेड है, सिग्नल्स भी वहां पे आ जाता है। तो अगर आपने रियल प्रिपरेशन किया ना, तो यू आर एबल टू कनेक्ट सब्जेक्ट्स, वही कॉन्सेप्ट्स आप एनालॉग में अप्लाई करने लगते हो। सो दोज थिंग्स आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, और उस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए। तो आपने सब्जेक्ट से कनेक्शंस कैसा देखा प्रिपरेशन के टाइम? लाइक सिग्नल्स जो है ना, वो नेटवर्क में और खासकर कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कम्युनिकेशन में तो हर कोई कर लेता है, लेकिन नेटवर्क में जब आप फोरियर सीरीज वगैरह का यूज कर सकते हैं एसी वगैरह में ना, वो चीजें समझना काफी जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो आपके हिसाब से एक अगर कोई फ्रेशर है जो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पहले 2-3 सब्जेक्ट्स प्रेफर्ड क्या होने चाहिए? सर, स्टार्टिंग में मैं सब नेटवर्क, सिग्नल्स, और मतलब कोर में भी ईडीसी से कर सकते हैं, क्योंकि कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, लेकिन एनालॉग और कम्युनिकेशन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए नेटवर्क और सिग्नल्स एनालॉग कम्युनिकेशन बिना फोरियर ट्रांसफॉर्म के हो नहीं सकता है। एनालॉग में तो पूरा नेटवर्क का नीड है। यस सर, राइट। सो बेसिकली नेटवर्क, डिजिटल, सिग्नल्स या कंट्रोल, इनसे हम जा सकते हैं। राइट। आपका पहला सब्जेक्ट क्या था? पहला जब डेडिकेटेडली स्टार्ट किया था तो नेटवर्क और ईडीसी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो नेटवर्क मोस्टली फर्स्ट सब्जेक्ट होता ही है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, तो भरत बहुत अच्छा लगा। अब मैं सारी बातें आपकी सुन चुका हूँ, कॉन्सेप्ट्स को आपने बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया, टेस्ट सीरीज की बात की, इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करते हुए व्हाट आर अकॉर्डिंग टू यू 3 or 4 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स which एस्पिरेंट मस्ट फॉलो? बहुत सारे बच्चे गेट 2024 या 25 लिखेंगे, कई सारे आपके वीडियो को सुनेंगे, तो आपकी पर्सनल एडवाइस क्या है? क्या 3-4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं एक गेट प्रिपरेशन के लिए जिनको स्टूडेंट्स को फॉलो करना ही चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी को एंजॉय करना है। अगर उसे ज़्यादा बर्डन लेंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आएगी। और एक चीज़ ये है कि फॉर्मूलाज के पीछे ना भागते हुए कंसेप्ट्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नीडेड है, टेस्ट सीरीज देने से डरना नहीं है। ये सारी चीज़ें मतलब सुनने में तो बहुत आती है लेकिन इनको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। राइट, हाँ। एंड दैट इज व्हाई यू नो वी कीप ब्रिंगिंग सेवरल स्पॉटलाइट, क्योंकि यार हम लोग तो बोलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब हर टॉपर ये चीज बोलेगा तो शायद आने वाले एस्पिरेंट्स को समझ में आएगा कि टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फॉर्मूला से कोई काम नहीं होगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड द डेरिवेशन बिहाइंड दैट फॉर्मूला, तभी जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। सो ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू मैटर। सो यू नो ग्रेट टॉकिंग विद यू भरत, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर यू नो 2 बिग सक्सेस इन गेट एग्जामिनेशन, 65 इन थर्ड ईयर, 6th इन फाइनल ईयर, मतलब आपने nailed it totally, है ना। and पूरा बायजूस एग्जाम प्रेप, you know, we just congratulate you, and guys this was yet another बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट। and इस शो में, इस पर्टिकुलर सेशन में आपने भरत रहेजो का सुना, ऑल इंडिया रैंक 6 विद द मार्क्स ऑफ 79 आउट ऑफ 100। थर्ड ईयर में भी इनने गेट लिखा था, 65 रैंक लेके आए थे। बार बार ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो सेकंड ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, थर्ड ईयर में ट्राई टू गिव योर बेस्ट, हो सकता है बहुत अच्छी रैंक आ जाए, राइट। 65 पे भी इनको बहुत कुछ मिल सकता था, तो अगर आपकी भी शायद अंडर 100 आ जाए तो यू आर वेरी सेफ। नहीं भी अगर थर्ड ईयर में अच्छी आई तो बहुत बहुत बढ़िया ट्रायल बॉल जैसा आपके लिए एक्सपीरियंस होगा कि कम से कम जो मिस्टेक्स करोगे वो फाइनल ईयर में रिपीट नहीं होगी, क्योंकि फाइनल ईयर में मिस्टेक की तो फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई टर्न अप, सडनली माइंड में आ रहा है, थर्ड ईयर में रैंक लाने के बाद फाइनल ईयर में प्रिपेयर किया तो क्या प्रेशर कम हुआ उससे या प्रेशर ज्यादा हुआ? प्रेशर मतलब ऑब्वियसली कम था क्योंकि प्रिपेयर्ड थे, लेकिन एक प्रेशर ये था कि लोग बोलते थे अब सिंगल डिजिट रैंक ला दी है, ये मतलब हो उम्मीदें बढ़ गई थी सबकी, मेरी खुद की भी, बट आप उन उम्मीदों पे खरा होते हैं, दैट्स इट। सो दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। सो ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड टू बायजूस एग्जाम प्रेप फॉर मोर सच इंस्पिरेशनल वीडियोस। थैंक यू।